यहाँ पर आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी बात करें तो स्टेट पीएससी जूनियर इंजीनियर और आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर, ये सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एक्चुअली हम लोग जो सर्विंग पढ़ते हैं वहां पर टैक्योमीटर होता है, जो थोरोलाइट टैक्योमीटर टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज होती हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं। वहां से हमको क्वेश्चंस आता है, न्यूमेरिकल आता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय स्टेडिया इंटरवल। फोकल लेंथ एफ से डिनोटेट किया गया है और आपका स्टेडिया आई से, स्टेडिया इंटरवल आई से डिनोटेट किया गया है। यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट में आपके दो टाइप की कांस्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। कांस्टेंट्स के इक्वल्स टू f/1 में आई, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इज कॉल्ड द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। के को क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। एंड और स्टेडी इंटरवल भी बोलते हैं इसको, और स्टेडी इंटरवल फैक्टर। ओके, कांस्टेंट f प्लस डी इक्वल्स टू सी। सी को यहाँ क्या बोल रहे हैं, एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट ऑफ द टैक्योमीटर। So students, this is terms is very important for all the examinations. So याद रखिएगा गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो फॉर्मूलेज हैं इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखते जाइएगा, इनको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू सम सम ऑफ डिपार्चर डिवाइडेड बाय सम ऑफ लैटिट्यूड। ओके, एक्चुअली होता क्या है, ये जो डिपार्चर लैटिट्यूड क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस को हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिएगा, डिपार्चर और लैटिट्यूड होता क्या है एक्चुअली। यहाँ पर देखिएगा, 1 सेकेंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन इज द डिस्टेंस measured with measured parallel to the north south of the north south direction। यार आप देख रहे हैं, आप नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये नॉर्थ देख रहे हो आप, ये साउथ है। तो लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन इज द डिस्टेंस। यहाँ पर आप देख रहे हो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। पैरेलल टू नॉर्थ साउथ होती है आपकी, क्या होती है, पैरेलल टू नॉर्थ साउथ ऑफ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ए है पॉइंट, यहाँ पर ये बी पॉइंट है। जो ए बी लाइन है वो क्या है आपकी, इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। वो इस पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स की, हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो एल डिस्टेंस है, एल क्या है यहाँ पर डिस्टेंस है, रिजॉल्व करेंगे तो एल साइन थीटा होगा एक आपका, एक होगा एल कॉस थीटा। तो एल जो कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपका, एल कॉस थीटा होता है लैटिट्यूड। ओके, वो एल साइन थीटा जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डिपार्चर। एल साइन थीटा क्या होता है, डिपार्चर। ये दो टर्म्स को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिपार्चर की डेफिनेशन क्या होती है, डिपार्चर ऑफ द लाइन इज डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आपका ये है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो पैरेलल लाइन होती है उसको बोलते हैं डिपार्चर। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल जो लाइन होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। इस तरह से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
एक्चुअली ये जो नोटिस नोट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं। यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं और भी डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक फॉर्मूले को मैंने वही फॉर्मूले को लिखा हुआ है जो बार बार पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात कर रहा था यहाँ पर, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्शन है आपकी, क्वाड्रेंट्स है एक्चुअली। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ओके, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है लैटिट्यूड की पॉजिटिव वैल्यू होती है, और डिपार्चर में भी प्लस होता है, यानी कि प्लस प्लस रहता है। सेकंड में लैटिट्यूड का वैल्यू माइनस रहता है, डिपार्चर का प्लस रहता है। थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होती है। फोर्थ में प्लस रहता है लैटिट्यूड, माइनस रहता है डिपार्चर। इसमें एक चीज, एक कंडीशन और है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थिंग में जो लैटिट्यूड रहता है टुवार्ड्स नॉर्थ रहेगा प्लस रहेगा, टुवार्ड्स साउथ रहेगा वो आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इसी तरह से इसमें रहता है, जो ईस्ट में रहता है डिपार्चर आपका ईस्टिंग साइड में वो प्लस रहता है, और नॉर्थ साउथ वेस्ट साइड में क्या होता है, माइनस रहता है। इस तरह से इसको डायग्राम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डायरेक्टली फॉर्मूलेज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो करेक्शन ऑफ कर्वेचर, सीसी की वैल्यू इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन में 2r। आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, डिस्टेंस होती है। यहाँ पर याद रखिए कर्वेचर, करेक्शन ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली फॉर्मूला निकालने को आता है सर्वे के अंदर। वहां पर आप देखिएगा एक्चुअली ट्रांजिशन कर्व वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर भी फॉर्मूलेज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रेड कंपेंसेशन की। ग्रेड कंपेंसेशन की यहाँ बात करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा ग्रेड कंपेंसेशन जी सी से हम लोग यहाँ पर नोटेट कर रहे हैं, इसको नोटेट कर रहे हैं एक्चुअली। ग्रेड कंपेंसेशन होता क्या है एक्चुअली, इट इज रिडक्शन इन वर्टिकल ग्रेडियंट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कर्व। इट इज रिडक्शन इन वर्टिकल ग्रेडियंट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कर्व। इसमें जो फॉर्मूला आप देख रहे हो 30+r डिवाइड बाय आर, क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इज नॉट ग्रेटर देन 75 डिवाइड बाय आर परसेंटेज। इसका कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है 30, आपका जो वैल्यू है 30+r, ये कभी भी ज्यादा नहीं होगी इससे 75 डिवाइड बाय आर आर से। एक्चुअली जो मैक्सिमम ग्रेडियंट ग्रेड कंपेंसेशन लेते हैं वो 4% लेते हैं, स्लोप होता है आपका 4% लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ज्यादा आती है तो फिर हम लोग 4% ही कंसीडर करेंगे। ओके, 4% ही कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ओके, आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर L इक्वल टू ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, एक्चुअली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन कर्व होता है। ई आपका सुपर एलिवेशन है, एन आपका रहता है स्लोप रहता है, डब्ल्यू आपकी ब्रेड्थ रहती है पेमेंट की, डब्ल्यू एक्स्ट्रा बार्डनिंग रहती है, एक्स्ट्रा बार्डनिंग होती है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा गया है एक्चुअली, डायरेक्टली वैल्यूज आपको गिवन होगी क्वेश्चन में और आपको आंसर निकालना होगा। रोलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट, रोलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन नॉर्मल कोर्स। याद रखिएगा कि रोलिंग ग्रेडियंट होता क्या एक्चुअली, ये बताया गया है कि नॉर्मल कोर्स में जो प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन नॉर्मल कोर्स। मैकेनिकल वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड टू cater for
of tracking of vehicles. एक्चुअली मैकेनिक बाइंडिंग दो टाइप की होती है, मैकेनिकल बाइंडिंग और साइकोलॉजिकल बाइंडिंग। आप देखते हो जब रोड हम लोग बनाते हैं तो वहां पर हम कुछ रोड की विड्थ लेते हैं, विड्थ जो एक्स्ट्रा विड्थ लेते हैं, वहां पर दो टाइप की बाइंडिंग होती है, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल। जो टोटल बाइंडिंग इक्वल्स टू क्या होता है आपका, मैकेनिकल बाइंडिंग बाइंडिंग और साइकोलॉजिकल बाइंडिंग। यहाँ पर देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल्स के साथ में बताता हूँ। ये आपका हो गया है, ये आपके टेक्योमेट्री कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपने पढ़ लिया है अभी। नेक्स्ट में आप ये देखिए मैकेनिकल बाइंडिंग और मैकेनिकल बाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल बाइंडिंग इक्वल्स टू एन एल स्क्वायर अपॉन में 2r प्लस v अपॉन 9.5 अंडर रूट r। ये फॉर्मूला रहता है टोटल बाइंडिंग का, कह सकते हो एक्स्ट्रा बाइंडिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अलग अलग पूछ लेते हैं, मैकेनिकल बाइंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करके बताओ, साइकोलॉजिकल का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों को आप अलग अलग भी याद रखेंगे, और दोनों का एक्स्ट्रा बाइंडिंग आपको पूछ लिया WE, उसकी जो वैल्यू होती है वो मीटर में होती है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स होता है, स्मॉल लेंथ ऑफ द व्हील बेस होता है। ओके, तो इस तरह से भी आपका जो डिजाइन रहता है, डिजाइन स्पीड होती है कि किलोमीटर पर आवर में, और आपका रहता है रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। इस तरह से ये आपका। नेक्स्ट में बात करता हूँ PCO, पैसेंजर कार यूनिट, पैसेंजर कार यूनिट फॉर ट्रक्स। असल में क्या है, अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर हम लोग लेते हैं। पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यूज हम लोग अलग अलग लेते हैं, ट्रक के लिए अलग लेते हैं, और आपका जो है बसेस के लिए अलग लेते हैं। देखिए यहाँ पर पैसेंजर कार यूनिट एक्चुअली होता क्या है, ट्रैफिक फ्लो रेट होता है, टू असेस ट्रैफिक फ्लो रेट ऑन अ हाईवे। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग यहाँ पर आप देखेंगे मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर 0.5। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज आप देखो, सिंगल यूनिट ट्रैक एंड बस 3 होता है। तो वैल्यूज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये 3-4 वैल्यूज बार बार पूछी जाती हैं। ट्रक हुआ आपका, बस का, ट्रक का, साइकिल, रिक्शा, स्लो व्हीकल्स हैं, फास्ट व्हीकल्स हैं, अलग अलग कैटेगरी है दोनों की। तो वैल्यूज भी कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द सॉइल सैंपल। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं, ये जो सीरीज है आपकी सिविल इंजीनियरिंग मिक्स सब्जेक्ट की सीरीज है। यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको मिक्सअप होंगे। यहाँ पर आपको समझना है, मैं आपको बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से है। तो आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, वहाँ पर जो है अलग अलग सेपरेट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, और आप जो है उसको अच्छे से फिर दोबारा से रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका आ रहा है अगला, वो आ रहा है सॉइल मैकेनिक्स से। सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ अ सॉइल सैंपल्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ था, सैचुरेटेड, फिर वेट, फिर ड्राई, फिर सबमर्ज्ड। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कार्मन कोजनी इक्वेशन, कार्बन कोजनी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेट एग्जाम हुआ आपका, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, स्टेट PSC एग्जाम है, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि के आपका जो रहता है कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है। ई आपका वर्ड रेशियो होता है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट होता है, गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू D10। D10 क्या है, पार्टिकल साइज होती है, पार्टिकल साइज आपको क्वेश्चन में
दे रखी होती है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है फॉर्मूला का यूज करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइम फैक्टर की। टाइम फैक्टर में देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली टाइम फैक्टर सॉइल के अंदर आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीवी इक्वल टू सीवीटी अपॉन डी स्क्वायर होता है। कंसोलिडेशन जो टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, कंसोलिडेशन में टाइम फैक्टर की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। टीवी आपका टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर विच इज फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। टी आपका टाइम टेकन है, टाइम टेकन फॉर कंसोलिडेशन। और डी आपका रहता है ड्रेनेज पाथ। एक्चुअली कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन आपको पता है। ओके, ये आपका जो रहता है कंसोलिडेशन है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना होता है। एक्चुअली कॉम्पैक्शन की तरह ही होता है, बट टाइम के हिसाब से, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है वैसे कॉम्पैक्शन होता जाता है एक्चुअली। ओके, एक्चुअली कंसोलिडेशन में जो रहता है वाटर रिमूव होता है, और कॉम्पैक्शन में क्या होता है, सडनली आपका एयर जो है, एयर क्या होती है, रिमूव होती है, एयर रिलीज होती है, कॉम्पैक्शन होता जाता है। टी आपका क्या है, ड्रेनेज पाथ होता है। ये यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, फॉर डबल ड्रेनेज कंडीशन दे देते हैं, तो जो ड्रेनेज पाथ होता है डी आपका हाइट यानी कि h/2 हेड के आधा हो जाता है। फॉर्मूला जनरेट पूछा जाता है, डबल ड्रेनेज कंडीशन की दे देता है, क्वेश्चन में देता है। गेट एग्जाम हुआ आपका, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हुआ, इन सब एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ये बहुत बार पूछा गया है एक्चुअली। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर ये देखिए फॉर्मूले में मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ये आपका हो गया, इसको फिर कर देता हूँ। ये आपका सीवी जो रहता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है एक्चुअली, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू को हम लोग नोट कर रहे हैं लेस देन 60%। यदि क्वेश्चन में दिया रहता है, ये कंडीशन होती है एक्चुअली, डायरेक्टली आपको याद रखना है। उस केस में आपको जो फॉर्मूला है टाइम फैक्टर का, पाई/4 यू स्क्वायर हो जाता है। वैल्यूज आपको डायरेक्टली पुट करनी है यहाँ पर। ये टाइम और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में जो रिलेशन होता है, यहाँ से आपको एक टाइम आपको दे रखा होता है, दूसरा टाइम की वैल्यू वो पूछता है, फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, σ1 इक्वल टू σ3 10 स्क्वायर 45 प्लस के 5/2। ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको, ये मेजर स्ट्रेस माइनस स्ट्रेस एक्टिव पैसिव हम लोग पढ़ते हैं ना, चैप्टर्स पढ़ते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो वहां पर आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली वैल्यूज आपको दे रही, σ3 की वैल्यूज आपको गिवन होगी, यहाँ पर आपको σ1 की वैल्यू निकालनी होगी। मेजर माइनस स्ट्रेसेस की वैल्यूज आपको दे रखी होती है, कई बार तो एंगल आपको यहाँ से मिल जाता है, एंगल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंगल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक फाई की वैल्यू। तो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूजिंग रिलेशन स्पेसिंग एंड डाया ऑफ वार। एक्चुअली जो रिलेशन है ये वाला, ये देखिए अब सॉइल खत्म हो गया, यहाँ से हमारा ये स्टील वगैरह है, ये आपका आरसीसी का क्वेश्चन है कह सकते हैं, वहां से आपको ये स्टील आरसीसी का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। यूजिंग रिलेशन स्पेसिंग एंड डायमीटर ऑफ वार। स्पेसिंग, हम लोग आपको पता है कि हम लोग जो डायमीटर प्रोवाइड करते हैं, डायमीटर में तो रेनफोर्समेंट मीन्स जो है आपका जो स्टील की रॉड होती है, वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो उसकी स्पेसिंग कितनी हम लोग देते हैं, वो हम लोग एसपी से रोटेट करते हैं। पर्टिकुलर स्पेसिंग में हम लोग डायमीटर जो रहता है, कुछ रेनफोर्समेंट रहता है, इसको हम लोग बार यहाँ बोल रहे हैं, इसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका रिलेशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से।
स्पेसिंग आपको दे रखी होगी, एक वैल्यूज आपको निकालनी होगी, डायमीटर आपको दे रखा होगा वायर का D1 D2। यहाँ से रिलेशन को यूज करके आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। According to Indian Standard 800 2007, the minimum pitch of the rivets shall not be less than 2.5 D। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली वैल्यू आती है पूछने को कि एज पर IS 800 2007 मिनिमम जो पिच होती है, पिच ऑफ द रिवेट्स shall not be less than 2.5 into D। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पिच भी आपको बता देते हैं कि पिच होती क्या है एक्चुअली। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, पिच इज द डिस्टेंस। यहाँ पर डायरेक्टली आप देख पा रहे हो, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रो ऑफ रिवेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स is called pitch. The minimum pitch will be 2.5 times the gross diameter. The minimum pitch should not be less than 2.5 times the nominal diameter of the rivet। देखिए कितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। एक पिच एक तरह से डिस्टेंस होती है बिटवीन टू एडजेसेंट रो ऑफ रिवेट पैरेलल। इसकी इमेज में दिखाता हूँ आपको, देखो इमेज में भी आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से। देखिए आपका ये है, इस इमेज में देखेंगे आप, इस इमेज में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस इमेज को देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा पिच आपका देख रहे हैं, ये इसके बीच में टू रो है आपके, एक ए रो रहा, एक ए है, ये देखिए आपका एक रो आपका ये है, एक रो आपका ये है, दो रो के बीच में आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पिच। यहाँ पर भी आप कह सकते हो दिस इज कॉल्ड पिच, इस बीच में भी कह सकते हो दिस इज कॉल्ड। इस तरह से पिच की ये आपकी डेफिनेशन है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो मिनिमम पिच है इसकी वैल्यूज याद रखिएगा 2.5 टाइम्स इंटू डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, एज पर लेसिस थ्योरी, क्योंकि लेसिस थ्योरी के 5-6 फॉर्मूलेस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हो, पेरीमीटर P इक्वल्स टू 4.75 अंडर रूट क्यू। क्यू आपका डिस्चार्ज है, P आपका पेरीमीटर होता है। और भी आगे लेसिस थ्योरी के फॉर्मूलेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, रिवीजन भी आपका यहाँ पर होगा अच्छे से, और क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। और मान के चलिए कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं होगा, फुल डिटेल में आपको हर एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, फॉर्मूलेज क्या क्या बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, छूटे का कुछ नहीं आपका। A hydrograph is a graphical representation between rainfall intensity versus time। ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है कि हाइड्रोग्राफ का रिलेशन जो है, ग्राफ बनता है जो किन किन के बीच में होता है, तो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। अब यहाँ पर देखो ये मटेरियल का क्वेश्चन आ गया, बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन आ गया एक्चुअली। जो हम लोग बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते हैं ना, बॉन्ड पढ़ते हैं, ब्रिक ब्रिक बॉन्ड पढ़ते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन है, कॉइन्स आर मेसनरी ब्लॉक एट कॉर्नर ऑफ अ वॉल। पूछा, डेफिनेशन में पूछते हैं जो कॉइन्स हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो एक्चुअली जो कॉर्नर होता है बॉल का वहां पर हम लोग कॉइन्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एंड ऑफ द बॉल। दीवार जो बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसके एंड में हम लोग क्या करते हैं, कॉइन्स से प्रोवाइड करते हैं। कॉइन्स का एक तरह का ब्रिक होता है, ब्रिक को हम लोग तोड़ करके, ब्रिक को 3/4 तो तोड़ करके शेप में हम लोग उसको लगा देते हैं, वो होता है आपका कॉइन्स। कॉइन्स क्यों लगाना होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें बॉन्डिंग बनानी होती है, प्रॉपर बॉन्डिंग बनानी होती है
जिससे कि हमारी जो ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखेंगे तो हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, मोर्टार के साथ में बहुत अच्छी से पकड़ बना पाए। इसलिए हमें क्या है, ब्रिक को तोड़ना पड़ता है। ब्रिक को, सैगी ब्रिक को पूरी लगा देंगे तो हमारी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं बन पाती है। कई बार तो वहां पे क्या होता है, हमें ब्रिक को तोड़ना पड़ता है जिससे कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, जो मोर्टार है उसके बीच में अच्छी पकड़ बना दे। नॉर्मल साइज ऑफ एग्रीगेट, अगला देखिए। नॉर्मल साइज ऑफ एग्रीगेट यूज्ड फॉर ग्राउंड फ्लोर बेस फ्लोर इज 40 mm। वैल्यूज होती है एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर बेस कोर्स के लिए 40 mm। अब यहाँ पर देखो आगे, आपको ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, ये भी आपको देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। सोरिंग क्या होता है एक्चुअली, सोरिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली ये। सोरिंग, फ्लाइंग सोर, डेड सोर, ये सब क्या है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने देखा होगा जब हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं तो हमें टिम्बर वगैरह होती है, उनकी हेल्प से हम लोग सपोर्ट लेते हैं। छत डालते हैं तो शटरिंग करते हैं, तो वही सब ये सपोर्ट्स हैं जिनके जिस सपोर्ट से हम लोग प्लास्टर वगैरह करते हैं। आप बाहर से आपने देखा होगा दीवार वगैरह पे प्लास्टर करने के लिए हम लोग टिम्बर वगैरह बांध करके प्रॉपरली जो है प्लास्टर करते हैं, पेंट करते हैं। तो वो सब क्या है, सोरिंग कहलाता है एक्चुअली। सोरिंग क्या है यहाँ पर, soaring it is applied to construction of a temporary structure required to support at unsafe structure। फ्लाइंग सोर क्या होता है स्टूडेंट, फ्लाइंग सोर्स आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट पार्टली वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स। टू बिल्डिंग्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सपोर्ट जो देते हैं, जब वर्क वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं, उसको बोलते हैं फ्लाइंग सोर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डेड सोर। डेड सोर क्या होता है गाइज, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड वर्टिकल सपोर्ट टू द वॉल्स एंड रूफ्स। आपने देखा होगा कि जो वॉल्स होती हैं हमारी, रूफ्स होती हैं, छत बनती है, तो वहां पर क्या है, हम लोग वर्टिकल सपोर्ट देते हैं बीच में, सेंटर पर देखा होगा शटरिंग वगैरह लगाते हैं। छत हम लोग जब बना डालते हैं, स्लैब डालते हैं, स्लैब कास्ट करते हैं, वहां पर देखा होगा शटरिंग वगैरह हम लोग लगाते हैं। उस तरह से आप उसको क्या बोल सकते हो, वो डेड सोर है, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हम लोग टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं और करीबन 21 डेज के बाद उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये आपका यह टाइप्स ऑफ सोर्स। टीक, यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट कि अब टिम्बर से क्वेश्चन आ गया। टीक क्या है एक्चुअली, टीक एक पेड़ होता है आपका, एक्सो एक्सोजीनस ट्री होता है। एक्चुअली क्या है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस, ये दो टाइप की कैटेगरी होती है ट्री की। एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है ट्री। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे ट्रीज है, ये आपका ट्रीज की टाइप है एक्सोजीनस, ये आपका एक्सोजीनस है, ये आपका एंडोजीनस है। एक्सोजीनस में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये कॉनिफर्स होता है, डेसिडियस होता है। एंडोजीनस में आप बेम्बू है, केन है, पाम है, ये सब टाइप के जो पेड़ होते हैं वो एंडोजीनस के अंदर आएंगे। कॉनिफर्स में ग्रीन ट्रीज होते हैं आपके। ओके, यहाँ पर देखोगे सॉफ्टवुड और कॉनिफर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवुड कहलाते हैं, डेसिडियस जो रहते हैं वो हार्डवुड कहलाते हैं। सॉफ्टवुड में चीड़ का पेड़ हो गया है, देवदार हो गया है, फिर हो गया है, केल हो गया है, फाइन हो गया है, स्प्रेस हो गया है, सारे पेड़ क्या हैं, सॉफ्टवुड में आते हैं। यहाँ पे हार्डवुड में देखेंगे आप, बबूल हो गया है ना, ओक हो गया है, सॉल हो गया, टीक हो गया, ये सब क्या है, रोज है, फुट है। तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके, हार्डवुड में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर एक टॉपिक कवर हो रहा है आपका, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट। आप इतना पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे बार बार, तो आपके 10-15 जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे।
ये पैलेट बोर्ड क्या होता है एक्चुअली? पैलेट बोर्ड हम लोग जो मोल्ड करते हैं ना, ब्रिक वगैरह बनाते हैं ना, टेबल मोल्डिंग करते हैं, तो बोर्ड रहता है, उसको बोलते हैं पैलेट बोर्ड। पहले एक डेफिनेशन पूछी गई है एक्चुअली कि पैलेट बोर्ड क्या होता है। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू क्विक लाइम इज कॉल्ड एज स्लैकिंग। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू क्विक लाइम इज कॉल्ड एज स्लैकिंग। क्या बोलेंगे? स्लैकिंग। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी गई हैं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपका फिर से आ गया। मैंने आपको बोला कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार बार पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को दोबारा से भी लिखा हुआ है कि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से और आपको याद हो जाए अच्छे से। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ अपॉन में आए, एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस के डी। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को के बोलते हैं, एडिटिव कांस्टेंट को सी बोलते हैं। स्पायर टेस्ट, Spire test is done to check whether horizontal axis and is perpendicular to vertical axis or not. स्पायर टेस्ट होता है। क्लाइनोमीटर पूछ लेते हैं डेफिनेशन में कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप। एंगल ऑफ स्लोप मेजर करने के लिए जो मीटर यूज करते हैं होता है क्लाइनोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्राई rot and wet rot are defects in timber caused by fungi attack. टिम्बर का क्वेश्चन है, ड्राई rot and wet rot are defect in timber caused by fungi attack. Ring and bulb test, the recorded temperature is that softening point. हम लोग क्या करते हैं, बिटुमन मटेरियल जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, जो रोड बनाते हैं हम लोग, रोड सरफेस के टॉप सरफेस पे हम लोग बिटुमन के लिए डालते हैं एक्चुअली। बिटुमन की भी क्वालिटी चेक करनी होती है, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ बिटुमन पिघलने लग जाते हैं। बिटुमन यदि सॉफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स निकलेंगे तो पूरा उसका जो पेस्ट है, वो पेमेंट है, वो पूरा खराब हो जाएगा। वहां पर हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, की कितने टेम्परेचर पे हीट हो रहा है, ये कितने टेम्परेचर पे फ्लू हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। रिंग और बॉल टेस्ट कहलाता है जो कि आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, एक्चुअली ये सर्विंग के अंदर ही आइसोगोनिक लाइन होती है, एगोनिक लाइन होती है, आइसोक्लिनिक होती है, ऐसी ऐसी एक्लिनिक लाइन होती है। इंपॉर्टेंट है चारों डेफिनेशंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछे गए हैं, आप लोग को जब क्वेश्चंस लगाओगे तो वहां पर देखोगे इन क्वेश्चंस को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एकदम याद कर लीजिएगा, चारों में से कुछ भी कोई पूछ सकता है। आइसोगोनिक लाइन, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस ऑफ सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। याद रखिएगा, सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में आइसोगोनिक का। एगोनिक में क्या होता है स्टूडेंट, जीरो डिक्लिनेशन। याद रखिएगा, इस तरह से जीरो डिक्लिनेशन होता है, इसमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। आइसोक्लिनिक में क्या होता है स्टूडेंट, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स वेयर टिप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। यहाँ पर डिप की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, डिप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, आइसोक्लिनिक सेम कहेंगे आप। इसके बाद जो इसी तरह से रहता है आपका एक्लिनिक, उसमें आपका जीरो होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स वेयर मैग्नीट्यूड डिप इज जीरो। तो याद रखिएगा, जीरो सेम दोनों याद रखिएगा, चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बल्क यूनिट वेट आपका जो फॉर्मूला रहता है जी प्लस के एस सी अपॉन वन प्लस इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स की का क्वेश्चन आ गए हैं, आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ गए हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। ड्राई सॉइल के लिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो जीरो होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो होता है, फुली के लिए वन होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर होंगे एकदम से, उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा,
डायरेक्ट फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, बट डेप्थ में जाने के लिए थोड़ी नोट्स भी आप रिवाइज करें उसके लिए, जिससे कि आपको जो थोड़ी बहुत भी डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए। डिस्चार्ज थ्रू द डैम, डिस्चार्ज थ्रू द डैम, क्यू बराबर में के एच एन एफ अपॉन में एन डी। एक्चुअली क्या है, क्यू डिस्चार्ज की वैल्यू है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, एच आपका हेड होता है, एन एफ आपका नंबर ऑफ फ्लो लाइंस होती है, नंबर ऑफ ड्रॉप लाइंस होती है। डायरेक्टली इसमें फॉर्मूले से आपको दिया रहेगा, ये एकदम से सॉइल मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है आपके, परमेबिलिटी हो इधर से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। वैल्यूज दे रखी होंगी, डायरेक्ट डिस्चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी स्टूडेंट। ओके, डार्सी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू बराबर के आई ए, और के कॉफिशिएंट रहता है, आई आपका ग्रेडियंट रहता है, क्रिटिकल ग्रेडियंट, ये आपका एरिया रहता है, एच अपॉन में एन डी जो रहता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। शियर स्ट्रेस, ये फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस इक्वल टू सी कोहेशन की वैल्यू होती है, सिग्मा आपकी स्ट्रेस होता है 10/5, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एक्टिव कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए आपका रहता है 1 - sin 5 1 प्लस sin 5। पैसिव की बात करें, के पी कर देते हैं यहाँ पर, तो 1 प्लस का sin 5 1 माइनस के sin 5, इसका जिस उल्टा हो जाता है। ये एक्टिव अर्थ प्रेशर की फॉर्मूला जो रहता है के गामा जेड माइनस 2c अंडर रूट के जेड नॉट 2c अपॉन में गामा गामा अंडर रूट के। अनसपोर्टेड लेंथ डेप्थ होती है एक्चुअली ये, यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है डेप्थ निकालने के लिए, 2c अपॉन गामा अंडर रूट के। डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच, डिस्चार्ज की वैल्यू असल में क्या है, यहाँ पर ये देख रहा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। तो डिस्चार्ज वी नॉच, एक्चुअली वी नॉच है आपका रेक्टेंगुलर है, नॉच होते हैं वाटर फ्लो करने के लिए हम लोग शेप्स देते हैं अलग अलग, उसमें डिस्चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, वेलोसिटी से हो रहा है, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो Q बराबर, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, 8/15 सी डी अंडर 2 जी एच की पावर 5/2 tan थीटा/2। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका हेड लॉस के, हेड क्या है आपका H 5/2, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है ये वाला भी, किसके प्रोपोर्शन होता है, तो आपका हेड के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, लेसीमीटर बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एवापोट्रांसपिरेशन के लिए पूछे फाइंड आउट करते हैं। लेसिस को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है लेसी, किस लिए मेजर करते हैं लेसीमीटर, तो एवापोट्रांसपिरेशन के लिए मेजर करते हैं, जब इरिगेशन लोग पढ़ते हैं वाटर रिसोर्स पे, वहां पर इस टाइम्स को पढ़ते हैं। इसको डेप्थ एज पर लेसिस थ्योरी, तो याद रखिएगा इसको डेप्थ क्या होती है, आर की वैल्यू 1.35, क्यू उसका 1 में एफ की पावर 1/3। मैंने कहा लेसिस थ्योरी के लिए और भी फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे अभी आपको, तो सब आपके सारे फॉर्मूले इस तरह से पूरे हो जाएंगे। आप लोग क्या करिएगा, एक ही जगह सारे फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। एफ बराबर 1.76 अंडर रूट डी एम, ये आपका फ्रिक्शन फैक्टर रहता है एक्चुअली, यहाँ पर 1.76 अंडर रूट डी आपका डायमीटर रहता है, यानी कि पार्टिकल साइज होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका लगभग एंडिंग की ओर है। 4 रेक्टेंगुलर बीम, यहाँ पर देखिएगा कि आपके आरसीसी वगैरह से क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, टॉस से आपको सॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो डिफरेंट में सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मैक्सिमम सेल्सियस की वैल्यू होती है रेक्टेंगुलर केस में, स्टूडेंट याद रखिएगा, टॉमेक्स बराबर में 3/2 टॉ एवरेज, इसको आप टॉ एवरेज को भी अपॉन में BD भी लिख सकते हैं। यदि आपको इस तरह से आप देख रहे हो, कैंटिलीवर बीम दे रखा हुआ है, इस तरह सपोर्ट लगी हुई है,
यहाँ पर आप डिफ्लेक्शन की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा इस तरह से, डब्ल्यू एल के अपॉन में 3 डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में 3। यूडीएल के केस में यहाँ पर देखो माइनस की डब्ल्यू एल इसका पावर में 12 होता है। सेंटर में बात करता हूँ तो डब्ल्यू एल इसका पावर में 24 डायरेक्टली याद रखिएगा। ब्लैकनेस इंडेक्स ऑफ फोर्स एग्रीगेट के लिए जो आपका लीस्ट लेटरल जो डिस्टेंस होती है एक्चुअली वो 0.6 लेते हैं, यहाँ पर 3.5 3/5 टाइम्स लेते हैं विद ईयर मीन डायमेंशन। साउंडनेस टेस्ट हम लोग याद रखिएगा डी चैटली लैब टेस्ट से करते हैं। इफ द वैल्यूज आर मोर देन 10 mm, 10 में ज्यादा वैल्यूज आती है देन सीमेंट इज अनसाउंड, सीमेंट ऐसा अनसाउंड है। slump for slightly reinforced section is 10 to 40 mm, 10 to 40 mm. slump for lightly reinforced section is 10 to 40 mm. नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फॉर सेफ पेमेंट डिजाइन, यहाँ पर जो लेटरल कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है फ्रिक्शन के लिए वो 0.15 होती है। लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं कोएफिशिएंट में तो आपकी 0.35 होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेग डिस्टेंस की। लेग डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम is known as leg distance since this the brake have not been applied at, तब तक उसने ब्रेक को अप्लाई नहीं किया होता है, वो वाली डिस्टेंस जो है आपकी वो होती है आपकी लेग डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, जब वो ब्रेक लगाना होता है, लगाने को ही होता है, उस समय जो डिस्टेंस आपकी होती है उसको बोलते हैं लेग डिस्टेंस। ब्रेक लगाने के पहले की जो डिस्टेंस है वो होती है लेग डिस्टेंस। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका फिनिश होता है आज का वीडियो लेक्चर। गाइस स्टे ट्यून्स विथ मी, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा। थैंक्स अ लॉट।